नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव का मंदिर है? क्या मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया गया था? इस दावे में कितना दम है? सवाल यह भी है कि क्या अजमेर दरगाह का भी ऐसा ही सर्वे होगा जो याचिका में मांग की गई है? दरअसल हिंदू सेना ने दावा किया है कि अजमेर दरगाह में महादेव का प्राचीन मंदिर है। हिंदू सेना की याचिका को सिविल कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, लेकिन इससे पहले ही अजमेर दरगाह को लेकर दंगल शुरू हो गया। तमाम मुस्लिम मौलाना और सियासतदान इसे नफरत की राजनीति बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो सुनवाई से पहले ही जज पर सवाल उठा दिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच होनी चाहिए। अब सवाल है कि कोर्ट फैसला करेगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले ही महाभारत क्यों? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में सर्वे का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अजमेर दरगाह पर दंगल शुरू हो गया है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है, जिस पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और ASI को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जैसे ही हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की, मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जताई। अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती ने आरोप लगाया है कि मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर खोजे जा रहे हैं। वहीं नसरुद्दीन चिश्ती का कहना है कि एक परिपाटी बन गई है कि मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा, जो देश हित में नहीं है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। इससे दिल नहीं भरा तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कुछ 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह इतिहास 850 साल का इतिहास है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है कि जिस तरीके से अजमेर दरगाह हो या संभल हो या कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को लेके उसको कंट्रोवर्सी में खींचना मेरे ख्याल से, या मजार को खींचना बिल्कुल गलत है। और मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा, खास तौर से अपने प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो मुल्क की छवि को खराब कर रहे हैं। अजमेर दरगाह पर मचे महाभारत पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे कोर्ट के जज पर सवाल उठा रही, तो वैसी बीजेपी और RSS पर हमलावर है, नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और
ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दंगा कराना चाहती है। ये जो हालात बीजेपी बिगाड़ने में लगी तो क्या होगा, थोड़े दिन डिस्कस होगा कोर्ट में, फिर वो खारिज हो जाएगा। उसके दौरान बीजेपी चाहती है दंगे फसाद हो जाए अजमेर में, राजस्थान में, तो सब असफलताओं से, क्यों 1 वर्ष में बीजेपी ने राजस्थान में कुछ किया ही नहीं, ध्यान हट जाए। ये नफरत का राजनीति आरएसएस और बीजेपी का कभी नहीं रुकेगी। और इनका 303 से इनका 240 बना दिया लोगों ने, हिंदुस्तान का वोटर ने। बनाने के बाद भी इनका खूनी राजनीति रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये नफरत का राजनीति कब बंद करेंगे आरएसएस और बीजेपी, ये भगवान ही मालिक है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने पूरे मामले की जांच की मांग की। जांच होनी चाहिए। हमारे प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़कर मकबरे मस्जिद बनाई गई थी और हमारे पूर्वजों का इतिहास, जिन्होंने बिजली पानी सड़क के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, सनातन की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। इसलिए हम लोगों की मांग है कि प्राचीन जितने भी मंदिरों को तोड़कर मकबरे मस्जिद बनाए हैं उन्हें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर किसी मंदिर को मकबरे को मंदिर बनाया हो तो मैं उसके लिए जांच के लिए तैयार हूं, मैं आगे होकर उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन जहां मंदिरों को तोड़कर, सनातनियों के मठ आश्रमों को तोड़कर मकबरे बनाए हैं, वहां पुनः भगवान की प्रतिष्ठा होने की आवश्यकता है। और वहां पर इस प्रकार के जो षड्यंत्र करके तोड़ के बनाए और आज भी उसके संरक्षण में जो लोग खड़े हैं उनको अपराधी मानकर उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तो अच्छा है, फिर तो जो है वहां पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। अब सवाल है, क्या ख्वाजा की दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था? सवाल ये भी है कि कोर्ट में सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो उससे पहले ही नफरती बयानबाजी क्यों? सवाल ये भी है कि सियासी दल जज पर भी सवाल उठाएंगे, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अजमेर शरीफ के ख्वाजा दरगाह का भी सर्वे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। सुजाता पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हाजी मेहरदीन रंगरेज है, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाजी नाजिम खान है, पीस पार्टी के नेता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, मैं पहले आज आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि सभी ओर से यह कहा जा रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ वहां से जुड़े लोग हैं, कि ये आप लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं। एक गलत परिपाटी इस देश में शुरू हो गई है हर मस्जिद में मंदिर खोजने की। देखिए राकेश जी, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सच है कि मुगलिया आक्रमण के समय में भारत के बहुत सारे मंदिरों को जमींदोज करके और वहां पर कई प्रकार की मजारे, मस्जिदें तामीर करने का काम किया गया था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। कौन कौन सी मस्जिदें बनाई गई हैं, कौन कौन से मंदिर तोड़े गए हैं, ये शोध का विषय है। और इनको लेकर के अलग अलग स्थानों पर शोध होते रहे हैं, इसको लेकर के अपने दावे होते रहे और तमाम अदालतों में ऐसे मामले चलते रहे हैं। अदालतों में मामले को लेकर के जाना, दावा करना, यह भारत के संविधान से मिला हुआ अधिकार है और कोई भी अपने अधिकार को लेकर के कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को संवैधानिक शक्ति है कि वो इन मामलों की जांच पड़ताल करा सकती है, इन बातों की प्रतिपरीक्षा कर सकती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि रामगोपाल यादव जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं कि छोटे छोटे जजेस, ये अदालतें क्या छोटी होती हैं? उसी संविधान से शक्ति प्राप्त इनको भी है जिस संविधान से हाईकोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और रामगोपाल यादव को समझना चाहिए कि इस तरह के बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आते हैं
और रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए जो कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर न्यायपालिका में कोई अनुतोष पाने के लिए, अपना दावे को साबित करने के लिए, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए विधि पूर्वक तरीके से जा रहा है, तो इसमें अन्याय क्या है? अन्याय तो तब हुआ था जब मुगल ताकतों ने तलवार की नोक पर मंदिरों को ढहाने का काम किया था, मंदिरों को जमींदोज करने का काम किया था, मूर्तियों को गाड़ देने का काम किया था, कत्लेआम करने का काम किया था। अन्याय तो तब हुआ था। और नहीं, आपने ठीक बात कही। कोई अनुतोष मांग रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है राकेश जी, आपने ठीक बात कही। अब धर्मेंद्र यादव, मेरा एक सवाल है, जो बात राकेश त्रिपाठी ने कही, जो रामगोपाल यादव ने कही, ये छोटा जज क्या होता है? कैसे आप लोग तय करते हैं कि ये छोटा जज है, ये बड़ा जज है? जज में भी आप बड़ा छोटा खोजते हैं? राकेश त्रिपाठी जी विधि विद्वत्मा अपने आप को बता रहे हैं। अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ लेते तो इनका ज्ञान वर्धन हो जाता। जिस जज ने उस रिट को एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है, अगर उसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ लिया होता तो वो छोटा जज नहीं माना जाता। अगर आप देश के संविधान के एक कानून को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कौन से जज हैं, मुझे बता दीजिए। अगर आप फैसला देने से पहले दूसरी पार्टी को बुलाना नहीं चाहते हैं, नोटिस देना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, ये जरूरी नहीं समझते आप। जो नेचुरल जस्टिस यही तो कहता है, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस को भी नहीं जानता है वो छोटा जज है, निश्चित रूप से छोटा जज है। अगर आप किसी के बहकावे में आकर के, किसी की तरफ झुकाव करके संविधान को एक किनारे रख देंगे, आप छोटे की श्रेणी में अपने आप आ जाते हैं। छोटा और बड़ा आदमी अपने कर्मों से होता है, वो चाहे कोई जज हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राकेश जी आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना नेचुरल जस्टिस, आपको पता है नोटिस जारी हुआ है, आप कह रहे हैं नोटिस भी जारी नहीं करता है। तो सर पहले तो या तो पूरी खबर जानकारी ले लिया करिए। इसमें नोटिस जारी हुआ है, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, एसआई, तीनों विभाग को नोटिस जारी हुआ है कि आइए आप लोग ये एक याचिका आइए, इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। और क्या होता है नेशनल जस्टिस? अरे भाई, संभल में हुआ था क्या नोटिस जारी, मुझे बताओ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि संभल में नोटिस नहीं जारी हुआ, तो आपने कहा नोटिस नहीं जारी हुआ। यहाँ पर नोटिस जारी हो गया तो भी आपको दिक्कत हो रही है। नोटिस जारी हुआ था, उसका रिपोर्ट भी है, उसमें सिग्नेचर भी है। अरे आपको ज्यादा जानकारी है, आपको ज्यादा जानकारी है। नहीं सुजाता पांडे, मैं कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र यादव के मुताबिक फेक न्यूज फैलाएंगे तो जानकारी तो नहीं होगी ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में राकेश जी को बता दो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, सुनो, समाजवादी पार्टी के नेता जो पढ़ते लिखते हो नहीं लोग, तुम लोग तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वकील भी हो तो सुनो, तो ये कहता है कि देखिए 1947 के बाद उस जगह का रिलीजियस नेचर चेंज नहीं होगा। सर्वे के बारे में नहीं कहता है, यहाँ सर्वे करने की बात की गई है, यहाँ सर्वे करने की बात की गई है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पता, एक तो उसके बाद नोटिस नहीं पता, और इनके ही पार्टी के यही नेता का जो नहीं प्लीज मैं बीच में आ रहा हूँ धर्मेंद्र यादव, नहीं सुजाता पांडे रुकिए, धर्मेंद्र भाई, आपने आपके मुताबिक संबल में नोटिस नहीं जारी हुआ था, जिसे फेक न्यूज कहा सुजाता पांडे ने कि नोटिस जारी हुआ था। दोनों सर्वे के पहले भी नोटिस जारी हुआ था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि सर्वे होने वाला है। पहली चीज ये है। दूसरी बात है कि आपके मुताबिक अगर संबल में नोटिस जारी नहीं हुआ था तो आपके हिसाब से नेशनल जस्टिस नहीं हुआ, तो यहां तो नोटिस जारी हुआ ना, क्या ये जवाब दीजिए। 20 दिसंबर को अगली तारीख रखी गई है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल जस्टिस नहीं हो रही है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जज है उस कोर्ट के वो छोटे हैं? अब सुन लीजिए ना, अगर कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं जानता भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पहले ही ये तय हो चुका है कि ये सर्वे मना नहीं है। बताइए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे को ये मना नहीं है धर्मेंद्र यादव जी, उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मना है। तो सर्वे इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? संबल में एएसआई मैनेज करती है उस जगह को, और एएसआई के लोग नहीं जा सकते वहां पे। ये कौन सा नेचुरल? धर्मेंद्र यादव जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो सर थोड़ा सा पढ़कर आइए जो सुजाता पांडे कह रही है। राकेश त्रिपाठी को सुनिए, फिर आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, फिर आपके पास आ जाऊंगा। देखिए राकेश जी, आपकी इस डिबेट को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और इससे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास जानकारियां नई बढ़े। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने फैक्चुअली चूक की है, मैं एक एक करके फैक्चुअल चूक बता रहा हूं। इन्होंने जिस तरह से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा है,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी याचिका है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई भारत का संविधान नहीं है। ये देश में कैसे कानून पारित हुआ था ये भी देश जानता है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस कानून को बनाया गया था और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। और आप सीजीआई का अगर ऑर्डर पर अगर पढ़ते समय ये ध्यान ले लेते कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्ट्रक्चर बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन किसी भी मामले की असलियत जानने के लिए कोई रोक नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का नाम बदलने पर कोई कानून रोक लगा सकता है, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कहां पैदा हुए हैं, उनके माता पिता कौन है, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, इस बारे में कोई कानून रोक नहीं लगा सकता है धर्मेंद्र यादव के नाम बदलने को लेकर के। मैं एक उदाहरण मैंने बताया है, समझने के लिए आसान रहेगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक पक्षीय आदेश हो गया है, बिना सुने हो गया है। अरे भाई, देश की न्यायपालिकाओं में रोज एक पक्षीय आदेश बहुत सारे होते हैं और इसीलिए न्यायपालिका का एक स्ट्रक्चर बनाया गया ना कि इसके बाद अपील हो सकती है, उसके बाद दूसरी अपील हो सकती है। ये सारी बातों को जानते पूछते हुए भी आप जजेस का सड़कों पर आकर के, टीवी डिबेट्स में आकर के, मीडिया के सामने बाइट दे करके अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर कहेंगे हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के लहराने लगेंगे। अरे ये संविधान हाथ में लेकर के आप संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं। संविधान को दिल से मानिए और संविधान के तहत बनी हुई कोर्ट के आर्डर को सम्मान करना सीखिए। की क्या लिमिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राकेश त्रिपाठी ने बता भी दिया। अब बोलिए। बिल्कुल बता दिया, उन्होंने जो बताया गलत बता दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल गलत बता दिया। जिस फैसले से देश में आग लग जाए उस फैसले को करने से पहले सोचना चाहिए। नहीं, आपने कैसे तय कर दिया कि आग लग जाएगी? एक मिनट ये आप तय करेंगे क्या? डराना चाहते हैं क्या? अरे किसको डराना चाह रहे हैं? कौन लगाएगा? किसकी हिम्मत है आग लगाने की कोशिश करेगा? जो आग लगाने वाले लगाएंगे वो हाथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएंगे, लगाने की कोशिश करिए, हिम्मत जुटाइए। धर्मेंद्र यादव जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। आग लगाने की धमकी दोगे क्या? नहीं, आग लगाने की धमकी दोगे क्या? आग लगा देंगे? देश में आग लगाने की हिम्मत है तुम्हारी? आप आग लगाओगे देश में? नहीं, आग लगाने की धमकी किसको दे रहे हो? नहीं, आपके नेता बिल्कुल आग नहीं लगाने देंगे किसी को। हथकड़ी पकड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे और आग लगाने की कोशिश करोगे तो इसी आग में जल जाओगे। मत कोशिश करो ये आग लगाने की। अरे आप लोग आग मत लगाओ, देश जान रहा है। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तामील कर रहे हैं। ये हत्यारे जो थे ना, जो संभल में हत्यारे थे, ये तुर्क और पठान में जो आप निपटारा कर रहे थे ना, ये विधायक और सांसद मिलकर आपसे निपटारा कर रहे थे। चिंता मत करिए, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और आप मातम करिएगा, छाती पीटिएगा। पहले अपनी लूट को छुपाने के लिए डराइए मत पहले, ये देश को डराइए मत कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। कोई आग नहीं लगेगी। देश न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर चलेगा। आप जलाइए देश न्यायपालिका के निर्णयों के आधार पर चलेगा, सम्मान करेगा। आपको लगता है कि देश नहीं जान रहा है इस बात? मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर आऊंगा धर्मेंद्र यादव, लेकिन प्लीज मजहबी तुष्टीकरण तो आप करते रहे हो ना। ये इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करिए कि देश में आग लग जाएगी। सर नहीं, एकदम इस तरीके की भाषा मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो ये फिर जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि ये डराने वाली बातचीत हो जाएगी कि आप धमकी दे रहे हैं। सांसद भी इन्वॉल्व है उसमें, उसके सांसद तो वही हुई है। शुक्रवार को जो भाषण देके आए थे जियाउर रहमान, वो आग लगाने की तो कोशिश की। पार्टी आगे तो लगाती है, मुजफ्फरनगर में आग लगाया, सब में। ठीक है, एक एक करके मैं मेहरदीन के पास जा रहा हूं। रुक जाइए, मैं मेहरदीन के पास जा रहा हूं। अब मेहरदीन अंग्रेज, मुझे एक बात बताइए, आपके नेता ने भी कहा है कि ये देश को कमजोर करने वाली सियासत है। अगर एक पक्ष की याचिका स्वीकार हो गई, आप भी जाइए, आपको कुछ कहना है, आप उसको गलत साबित करिए। अदालत से तय होगा कि किसी नेता के कह देने से तय हो जाएगा? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए लगातार इस तरीके के वाकया हो रहे हैं, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर भी उसमें भाग 3 और भाग 4 में कहा गया है कि कोई भी किसी तरीके की बाबरी मस्जिद को छोड़ के कोई भी कहीं पर भी कोई याचिका नहीं लग सकती, कोई बात नहीं हो सकती। और जो 1947 में जो स्थान जिस तरीके से वैसे ही रहेंगे। दूसरा, बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि पूरे देश को गुजरात बनाना चाहती है, पूरे देश को आग में झोंकना चाहती है, पूरे देश में नफरत फैलाना चाहती है, पूरे देश में खाई डालने का काम करना चाहती है, मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में खाई डालने का काम करना चाहती है। आप ये बताइए, जो 800 साल पुरानी वहां पर जो है मजार है और जो मस्जिदें हैं हमारी, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट मेहरदीन भाई सुनिए, एक मिनट। आपने क्या कहा? धारा 2 और 3 की आपने बात कही ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपने क्या कहा था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धारा 2 और 3
3 और 4 की बात की है मैंने। अच्छा 3 क्या कहता है जरा बताइए। सेक्शन 3 और 4 है, जरा पढ़ के बताइए। 3 धारा 3 क्या कहती है जरा बताइए। वो ये कहती है कि आप किसी पर भी कोई दावा नहीं कर सकते, कोई केस सुनवाई योग्य नहीं होगा। नहीं कहती है। एक बार सुजाता सुनिए ना जरा, कानूनी जानकारी इनके पास कितनी है जरा। नहीं जरा सुनिए सुजाता पांडे। मगर आप जो देश आज देखे कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा इतने बड़े बैरिस्टर हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कानून के बारे में जानते हैं और क्या जानकारी देते हैं टेलीविजन पर आकर। पढ़िए जरा धारा 3 क्या कहती है, पढ़िए। अरे भाई देखिए मैं क्या कह रहा हूं राकेश भाई, आपको तो टारगेट करना है किसी भी तरीके से। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं धारा 3 क्या कहती है। टारगेट करना शुरू कर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है वो मुझे सुनाइए पढ़ के। जब आप हमसे पकड़े गए अभी क्या कहेंगे आपको? सेक्शन 3 नहीं सुजाता रुक जाइए, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं, एकदम रुक जाइए। अरे सुनिए, जब राकेश भाई 3 और 4 मैंने आपको पढ़ के बता दिया। 3 बताइए ना, मैंने नहीं सुना, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। लॉयर है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है मेहरदीन रंगरेज? मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, बताइए। मैं कह रहा हूं उसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी तरीके की कोई बात, कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नया नहीं खड़ा कर सकते। 1947 में जो स्थान जिस तरीके से थे, जिसके भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो वैसे ही रहेंगे। उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। सुजाता पांडे आप बताइए क्या कहती है बीजेपी के धारा 3 क्या कहती है, आप नेता है वो। देखिए सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 का एक्सेप्शन है और वो ये कहती है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तो इसके अपवाद होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहती है कि एएसआई जिन इबादतों का, इमारतों का संरक्षण करती है वो कभी भी सर्वे कर सकती है। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस नेचर चेंज करने से मना करती है, सर्वे करने से मना नहीं करती। संभल का सारा बखेड़ा सर्वे करने को लेके है, तो ये सर्वे करने की बात को बिल्कुल उसमें एएसआई को एक्सेप्शन रखा गया है। अब मैं भी अपना टेक बता देता हूँ फिर। नहीं मेहरदीन सुनिए, मैं भी बताता हूँ। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 है, सुन लीजिए मेहरदीन, सुन लीजिए। आप सुजाता पांडे की बात से हो सकता है सहमत होंगे, रुक जाइए, सुन लीजिए मेरी बात भी सुन लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए, फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। लेकिन यह धारा कहीं से भी यह नहीं कहती है कि धर्म का नेचर क्या है, उस जगह का नेचर क्या है, वो तय नहीं किया जा सकता है। तो मेहरदीन समझिए, पहले तय तो हो जाए, यही तो एक पक्ष कह रहा है, तो तय हो जाने दीजिए, फिर नहीं बदली जाएगी। आरएसएस अरे सर सुन तो लीजिए, आप हमारी मस्जिदों में अपने ये लोग जो पत्थर चला रहे थे, जो संबल में पत्थर चला रहे थे, ये इसको पूरे देश को आग में झोंक देना चाहते हैं। पूरे देश में गुजरात फिर हर आदमी आग की बात कर रहा है। नहीं हर आदमी आग की बात कर रहा है। धर्मेंद्र यादव आग की बात कर रहे हैं, आप आग में झोंकने की बात करते रहे। सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं आती है क्या आपको? मैं सीधे आग में झोंकने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक मामला देश की अदालत में गया है और आप कहते हैं आग में झोंकने की बात कर रहे हैं। ये सुनने योग्य मैंने आपकी पार्टी इतने बड़े वकीलों से भरी पड़ी है, आप केस नहीं लड़ पा रहे हैं क्या? याचिका क्या केस कमजोर हो गया है? ये कौन जज है? राकेश त्रिपाठी आप बोलिए, फिर मैं हाजी नाजिम खान आ रहा हूँ। कौन है ये जज, क्या करना चाहते हैं? देखिए ये अभी धारा 3 और धारा 4 का जिक्र करते, मैं धारा 5 हूबहू पढ़ करके हिंदी अनुवाद उसका पढ़ा रहा हूं। धारा 5 का सबसेक्शन का 1 नंबर जो कहता है, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर संरक्षित किए गए हैं, जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है, उन पर ये वैसे भी लागू नहीं होता है। ये धारा 5 इसका स्पष्ट तौर पर कहती है। उसके बावजूद संभल के मसले को भी देखिए, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है, वो भी एक प्राचीन इमारत है। उसके बावजूद बार बार बिना पढ़े अधजल गगरी छलकत जाए, पढ़ेंगे नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक तो मदरसे की जो पढ़ाई रहती है ना, इसको लेकर के डाउट इसीलिए है, ये मेहरदीन रंगरेज की पढ़ाई है या हाजी नाजिम खान की पढ़ाई है, इसको लेकर के संशय रहते हैं। और दुख तो ये होता है कि प्रोफेसर नाम लिखे हुए, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो या प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हो, नाम में प्रोफेसर लिख लेंगे और प्रोफेसर का आप नहीं जानते हैं। ये बिना जानकारी के, बिना कानून पढ़े, बिना धारा पढ़े। ठीक है, आपने हाजी नाजिम का नाम लिया, मैं उनके पास अभी गया भी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने हाजी नाजिम का नाम लिया, मैं गया भी नहीं। बोलिए हाजी नाजिम खान, आप काफी देर से इशारा भी कर रहे थे, बोलिए, पहले आप अपनी बात बोलिए।
हाँ राकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता ने हाजी नाजिम का नाम लिया, देखिए बड़ी मोहब्बत है हाजी नाजिम खान से और भारत के मुसलमान से भाजपा को। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर कब तक मस्जिद और दरगाह के सर्वे की बातें होती रहेंगी। कभी गरीबी, रोजगार, बेरोजगारी का भी सर्वे करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश के अंदर, लेकिन वहां पर सर्वे नहीं होगा। सर्वे होगा सिर्फ मस्जिद और दरगाह पर। और जबकि मुल्क के वजीर आजम तो ये कहते हैं राकेश भाई कि देखिए ये बुद्ध की धरती है, तो भाई जब बुद्ध की धरती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुद्ध के मंदिर थे। अब बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर उनके ऊपर स्थापित कर दिए गए। अगर सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि भारत के अंदर कितने बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर वहां पर निर्माण करे गए। और रही बात ये राकेश जी, अभी आपने कहा था ना कि आग लगाने वाली बात, तो मैं आपको बता दूं बहराइच इससे छोटा नहीं है। बहराइच में दंगा किसने करा है, किसने नहीं, आप ही के विधायक ने वो पूरा क्लियर कर दिया है। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि अजमेर दरगाह की जो बात आप करते हैं, मुल्क के वजीर आजम वहीं पे दरगाह पे चादर तो भिजवाते हैं चढ़ाने के लिए, और जो विदेशों से बाहरी लोग आते हैं अजमेर में आके अपनी प्रार्थना करते हैं और देखते हैं कि हाँ देखिए भारत के अंदर कितना अच्छा सौहार्द है। तो इस तरीके का दरगाह, अजमेर की दरगाह का महत्व है और यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन यहाँ क्या हाजी नाज़िम, एक तो अभी संभल सिमटा नहीं, आप बहराइच पर चले जाते हैं। अजमेर पर बातचीत हो रही है तो आप पता नहीं पूरा देश दुनिया घूम लेंगे। बहराइच पर आ जाऊंगा तो आप फिर कहीं और चले जाएंगे। तो सर क्यों पुरानी डिबेट में लेकर जाते हैं? बहराइच में 10 ऐसे सवाल हैं जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर सुजाता, आप कुछ बोल रही थी, फिर मैं राकेश त्रिपाठी आता हूं। मैं ये कह रही जब हागिया सोफिया को म्यूजियम से मॉस्क बनाया गया था, मतलब मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था, यही सारे लोग थे जो सभी लोग एकदम कह रहे थे कि वाह वाह इस्लाम की जीत हुई है और इतिहास ये कहता है कि वो मस्जिद थी और अभी मस्जिद हो गई है। इनके जो नेता एआईएम के नेता हैं वही थे जो बाबरी मस्जिद पर पूरी देश को भड़काने की कोशिश की और कहा कि वो हमेशा मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो एक पूरी फेरिस्त है एआईएम की, जिस तरह से वो बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि देश का मुसलमान सड़कों पे आ जाए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये पूरा जो पत्थर जिसके हाथ में होते हैं वो उसमें से इनके नेता के बच्चे क्यों नहीं होते हैं, ये सारे जो है मासूम लोग क्यों मरते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो पूछना चाहिए इनसे। ठीक है, नहीं लेकिन एक बात कई बार आ गई है, ठीक है, एक बात कई बार आ गई है और मैं चाहूंगा राकेश त्रिपाठी आप उस पर भी जवाब दे लीजिए। जो बात अभी हाजी नाजिम ने कही, जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही कि प्रधानमंत्री मोदी भी चादर भिजवाए हैं अजमेर दरगाह तक, और फिर इस बीच ये विवाद आ गया, तो कैसे आप लोग टैकल करेंगे इसको भाई? इसका जवाब मैं दूं राकेश जी? नहीं राकेश जी से छोड़िए, जब बीजेपी के प्रवक्ता है तो आप क्यों? ये नाजिम खान ज्यादा अच्छा जानते होंगे। नहीं, ये नाजिम खान ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी जितनी तक है, इस्लाम में सूफी परंपरा ये भारत में ही दिखाई पड़ती है। ये अरब देशों में ये इसको मानते भी नहीं है, दरगाहों पर चादर चढ़ाने की परंपरा को मानते भी नहीं है। ये गीत भजन कव्वाली जो होती है ना जिस तरह की, ये हिंदुइज्म से ही प्रभावित होकर के बना है। इसलिए अगर चादर जाती रही है, ये परंपरा रही है, तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके सत्य को उद्घाटित होने में अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो मुझे लगता है उसका भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, सत्य पर उसका भरोसा नहीं है। मैं एक बात छोटी बात और कहूंगा, वो देश के विचार के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, सनातन में हिंदुओं के मंदिरों के लिए प्राण प्रतिष्ठा होना आवश्यक होता है। वहां मूर्ति पूजा होती है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है विधि विधान के साथ में। लेकिन मस्जिदों को लेकर के ऐसे कोई प्रावधान होते नहीं है, बल्कि अरब देशों में तो कई बार मस्जिदों को विकास कार्यों के लिए बहुत आसानी से हटा दिया जाता है और इसको लेकर के कहीं कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं होता है, क्योंकि मस्जिद तो केवल एक पूजा घर है, पूजा स्थल है। उसमें किसी प्रकार की ना कोई मूर्ति है, ना उसमें किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन न जाने क्यों भारत के भीतर, और मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के भीतर मुसलमानों को लेकर इतना आक्रोश नहीं होता है जितना रामगोपाल यादव जैसे ये सूडो सेकुलर जो है ना, ये सूडो सेकुलर में सबसे ज्यादा आपत्तियां होने लगती है। धर्मेंद्र यादव, बात ये है कि ये केवल वोट बैंक के तुष्टीकरण के नाते। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब एक सवाल बहुत सीधा सा है जो सुजाता भी उठा रही हैं। बहराइच में भी आप लोगों, बहराइच मैं कह रहा हूं संभल में भी आप लोगों ने उसी तरीके से सवाल उठाए। मतलब एक पुलिस कप्तान अपील कर रहे हैं कि भाई पत्थर मत फेंको, चले जाओ, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्यों नेताओं के चक्कर में पड़ रहे हो। यह अपील भी आपको बुरी लग गई। यहां पर भी अभी कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया है, नोटिस में कौन क्या रिप्लाई देता है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फैसला क्या होता है, तब आप लोग कोई प्रतिक्रिया दे फिर भी समझ में आता है। तो आप लोग चाहते हैं कि एक वर्ग पत्थर लेकर वाकई सड़क पर उतर जाए, एक पत्थर हाथ में लिए नौजवानों की फौज चाहते हैं क्या इस देश में अपनी सियासत के लिए? आप लोग
राकेश जी, बहराइच का बोलते बोलते आपकी जबान लड़खड़ा गई, ये बात हम समझ सकते हैं। मेरी कोई जुबान लड़खड़ा नहीं गई, मैं बहराइच पर जाना नहीं चाहता था, वही बता रहा हूँ, मैं बहराइच पर जाना नहीं चाहता था। वरना अभी पूछ दूंगा सवाल कि जिन दो लड़कों ने मार दिया और जिसको मार दिया गया उसके घर गए क्या आप लोग? आप किसके साथ खड़े हैं? तो मैं नहीं पुरानी डिबेट करना चाहता हूँ, बात सिर्फ इतनी है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर अखिलेश यादव ने कहा डीजे बजना था इसलिए गोली चला दी। देश में आग लग रही हो, भारतीय जनता पार्टी लगा रही हो, तो आपको कम से कम पेट्रोल नहीं, कोई देश में आग नहीं लग रही है प्लीज, कोई देश में आग नहीं लग रही है। पहले झूठ मत बताइए। और अगर कोई कोशिश करेगा तो इस देश में फोर्सेज हैं, जवान हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो आप अपने शब्दों से आग मत लगाइए धर्मेंद्र यादव। जवान गोली चला रहे हैं ना, इससे आप सहमत हैं? आपने देखा जवान को गोली चलाते हुए? आपने देखा जवान को गोली चलाते हुए? दीजिए ना धर्मेंद्र यादव सबूत। आपके कैमरे ने दिखाया है, आपके कैमरे ने दिखाया है, पिस्टल से भी गोली चलाई जा रही है, राइफल से भी गोली चलाई जा रही है, आपके कैमरे ने दिखाया है। अच्छा, झूठ दिखा रहे हैं। वो खालू भाई, वो खालू भाई नहीं, दिखाया है। आप चिंता मत करिए, एक ही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन आपके भाईजान गोली चला रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। अभी उनको ट्रायल करके कोर्ट में हम सजा साबित कराएंगे, परेशान मत होइए। आप मातमी मनाएंगे, आप पीड़ा ही जताते रहेंगे। जिस दिन देश में एकता बढ़ती है आपके पेट में दर्द हो जाता है। रही बात जो आप प्रोफेसर जजेस को छोटा बड़ा आप बताते रहिए, अखंडता हम तोड़ रहे हैं, न्यायपालिका पे सवाल आप उठा रहे हैं, देश हम तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण के लिए कितने स्तर तक चले जा रहे हैं और देश हम तोड़ रहे हैं। आग लगा दिए हो तो आपको सुनना पड़ेगा ही, अगर आग लगा रहे हो सुनना पड़ेगा। आपने प्रोफेसर की बात करी ना, पूरे देश में नहीं आग नहीं लगी है भाई, पहली बार यहाँ आग की बात मत करो, आग कहीं नहीं लगी है। पूरे देश में इंटायर पॉलिटिकल साइंस का एक छात्र है जो आपको ट्रेनिंग देता है, इसलिए आपको यह नहीं पता है कि प्रोफेसर में पा क्या होता है और पी क्या होता है, उस पर न बन जाइए। आप लोगों ने जो काम शुरू किया है, देश की अखंडता को तोड़ने का काम शुरू किया आप लोगों ने। आप लोगों ने जो काम शुरू किया है, पास से लिखते हैं हिंदी में भाई, प्रोफेसर तो आप हिंदी में पास से ही लिखेंगे ना, वर्तनी तो पास से ही आएगी। आप सुनिए, पहले देश के संविधान में समाजवाद है, आप समाजवाद को मानते कि नहीं मानते बताइए? आप इस चैनल पर बताइए, समाजवाद को मानते कि नहीं मानते हैं? राकेश भाई आपसे पूछ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जी। अरे भाई हम समाजवाद भी मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं समाजवाद, लेकिन ये समाजवाद जो अखिलेश यादव जी का सैफई में उतरता है ना, वो समाजवाद नहीं है, वो सैफई का समाजवाद नहीं है। अच्छा ठीक है, नाम बता दीजिए। जो अपने गांव की पहचान ना कर सके वो कौन नेता है मुझे बताइए? योगी जी से पूछेंगे गांव का क्या नाम है, मोदी जी के गांव का नाम आप बता दीजिए बैठे हुए चैनल पे। अगर आप बता दें तो मान जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव? आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और आप देकर आ रहे हैं। कम से कम नहीं ठीक है धर्मेंद्र यादव, आप नहीं सुनिए भाई, आप अपनी बातों में कुछ नहीं तो 10 बार आग लग गई आप बोल रहे हैं। मेहरदीन ने भी ऐसी बातें कही। सर कम से कम आप अपने शब्दों से आग मत लगाइए भाई। सुनिए मेरी बात राकेश जी, पुलिस और देश के नौजवान आमने सामने खड़े हो जाए, कुछ लोग पत्थर फेंके, कुछ लोग गोली चलाएं, इसको आग लगना नहीं कहते, क्या कहते हैं? अमन चैन कहते हैं क्या? आप बताइए क्या चीज? इसको अमन चैन कहते हैं। किस बात? अगर देश के नौजवान एक साथ खड़े होके और देश की पुलिस ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, लेकर के सामने आए हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है, सुनिए हाजी मेहरदीन अंग्रेज, प्रोफेसर धर्मेंद्र और हाजी नाजिम खान, मेरा सिर्फ इतना कहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मामला देश की अदालत ने नोटिस भी जारी किया है, तीनों पक्षों को नोटिस जारी किया है, सभी अपना जवाब देंगे। कोर्ट का रुख क्या होता है ये आने वाले दिनों में तय होगा, तो सर इंतजार करिए, पहले से भड़काने की कोशिश, उकसाने की कोशिश ये सब मत करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।